हेलो एवरीबॉडी, आज हम जो वाइल्ड लाइफ का पेपर हुआ है इंस्पेक्टर का ऑन संडे 15 मार्च उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इसमें जीएस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। जीएस के पोर्शन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट इसके साथ में आपको कुछ आंसर्स बताते जाऊंगी जो कंप्यूटर सेक्शन से रिलेटेड होंगे एंड साइंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, with reference to red hole mining as practiced in parts of northeast India, identify the correct statement। ओके, पहले तो रेड होल माइनिंग क्या होती है? रेड होल माइनिंग आपने जनरली सुना होगा, ये हम एक नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या होता है कि एक छोटे छोटे 3 से 4 फुट के एक होल्स वगैरह डिग होते हैं, जिसके अंदर जाकर वो क्या करते हैं, मेजरली कोल की माइनिंग करते हैं। ठीक है, इसमें ये इतनी छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक टाइम पे एक पर्सन मतलब इसमें जा सकता है। लगा लो इतना छोटा डोर टाइप बनाते हैं, तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक बुरो टाइप बनाते हैं ये। ठीक है, माइन करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिगिंग नैरो हॉरिजॉन्टल टनल्स इनटू द हिल स्लोप्स बाय एक्सट्रैक्शन वर्कर्स। ठीक है, ये सही है। द एनजीटी ट्रिब्यूनल हैज़ बैन दिस प्रैक्टिस। हाँ, इन्होंने ये बैन कर दी गई थी, ये बैन हुई थी 2014 में। ठीक है, ओके। Acid mine drainage AMD caused by this practice is characterized by high pH levels, making the water highly alkaline। देखो, ये हाई pH नहीं, लो pH होगा। ठीक है, हाई pH हो जाता है बेसिक और लो pH हो जाता है एसिडिक, तो ये पानी को एसिडिक करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2 सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या हो जाता है? Generally describing a process in which nutrients accumulate in a body of water resulting in increased growth of organism। ठीक है, देखो यूट्रिफिकेशन अगर आपको नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो कभी कभी आपने देखा होगा एक पॉन्ड है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की ऐसे लेयर सी बनी होती है। ठीक है, प्रॉपर, तो ये जो लेयर होती है इसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि एक पानी वाटर बॉडी में एक न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह पे। ठीक है जी, ओके, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है इसका। इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, और एंड फेवर करते हैं फिश ग्रोथ को। ऐसा नहीं होता है, इससे क्या होता है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है। देखो इसमें लेयर बन गई है ना, तो ऑक्सीजन कैसे आएगा, पेनिट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा। ठीक है, तो जब अगर लेवल ऑक्सीजन का डिक्रीज हो गया तो फिश ग्रोथ जो है वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, जब तालाब पे ऐसे ग्रीन ग्रीन बनने लगता है तो आपने देखा होगा कि उसमें जो पहले फिशेस वगैरह थी अब वो कम हो जाती है धीरे धीरे। तो इसका ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑल्टीट्यूड माइग्रेशन। ऑल्टीट्यूड माइग्रेशन क्या होता है? देखो, जब गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो एनिमल्स क्या करते हैं, एक गर्मियों की जगह से सर्दियों मतलब थोड़ा हाइट पे चले जाते हैं। तो ठीक है, ये जनरली क्या होता है कि गर्मी से बचने के लिए थोड़ा पहाड़ी के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो उसको ऑल्टीट्यूड माइग्रेशन कहते हैं। तो मेरीन स्पीशीज़ तो कर नहीं सकते। ठीक है, मेरीन तो पानी में हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। लॉन्ग माइग्रेशन अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, ये शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन होती है ये। ठीक है, एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए एनिमल्स चले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, as of February 2026, which of the following describes India's progress towards its Panchamrit target outlined in COP 26 held at Glasgow। COP आपको पता ही हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट डिस्क्राइब कौन से करते हैं? अचीव टारगेट ऑफ 100 गीगावाट्स फुल कैपेसिटी। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू शिफ्ट इट्स नेट जीरो टारगेट फ्रॉम 2070 से 2047। इंडिया ने अपना ऐसा कुछ टारगेट शिफ्ट नहीं किया है। रिन्यूएबल एनर्जी अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ डेली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है। टोटल नॉन फॉसिल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी क्रॉस 50% टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। ये ऑप्शन ठीक है। नॉन फॉसिल हो गया जो हमारे फॉसिल फ्यूल से नहीं प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, वो अब हमारी 50% क्रॉस हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव के साथ आपको पता होगा इन गोल्स के बारे में। ये एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए हैं और फ्यूचर के लिए ये गोल्स दिए गए हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं इनका SDG 6 क्या बोलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 ये कहता है कि हमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। 14 कहता है लाइफ बिलो वाटर।
15 बात करता है लाइफ ऑन लैंड की, और 7 अवार्ड बात करता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में। ठीक है जी, ओके। 6 आ गया बी, मतलब 1 का हो गया बी, 1 का बी है, 2 का आ गया ए, 1B 2A, यही आ गया आंसर, इसका आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025। ठीक है, ये आपने देखा होगा हर साल अवार्ड्स वगैरह आते हैं वायु सर्वेक्षण के लिए, सर्वेक्षण मतलब एयर क्वालिटी के लिए इंडेक्स को लेकर हैं। ठीक है जी, इंदौर सिक्योर फर्स्ट रैंक विद स्कोर ऑफ 200 आउट ऑफ 200 कैटेगरी 1। इंदौर बहुत देर से इंदौर क्लीनिनेस में भी टॉप में ही चल रहा है। अमरावती सिक्योर फर्स्ट रैंक इन कैटेगरी 2 स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन बिटवीन 3 से 10 लाख के बीच में। अमरावती कैटेगरी 2 में फर्स्ट रैंक आई है। ठीक है, और देवस जो है सिक्योर किया है फर्स्ट रैंक इन कैटेगरी 3 पॉपुलेशन अंडर 3 लाख्स, ये भी ठीक है। ठीक है, ये तीनों के तीनों सही हैं। ओके, अरेंज करेंगे फॉलोइंग स्टेप्स को। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेक्ट ऑर्डर। देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, कोई भी एरिया है कुछ भी है उसको ये चेक करना कि उसके ऊपर उस एरिया के इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, किसी भी एक्टिविटी का या किसी भी कंस्ट्रक्शन का या किसी एडजॉइनिंग एरियाज़ का। ठीक है, तो वो किस तरीके से उसकी एक रिपोर्ट बनती है, तो असेसमेंट कैसे होती है। देखो सबसे पहले क्या होता है उसमें, सबसे पहले होती है उसकी स्क्रीनिंग। ठीक है, जब पहले स्क्रीन करेंगे, चेक करेंगे ना कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। स्क्रीनिंग के बाद उसका होता है स्कोप, चेक किया जाता है कि इस चीज़ का या ये जो प्रोजेक्ट इन फ्यूचर अगर कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो वो भी उसका फ्यूचर स्कोप भी देखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है स्कोप के बाद हमारे पास आ जाता है इम्पैक्ट को एनालाइज करना। ठीक है, इम्पैक्ट एनालिसिस, और इम्पैक्ट एनालिसिस के बाद आ जाता है हमारे पास उसकी एक रिपोर्ट बनती है। ठीक है, पहले स्क्रीनिंग होता है, फिर उसको स्कोप करते हैं, फिर इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट के बाद क्या होता है उसको पब्लिश किया जाता है, रिव्यू और फिर पब्लिश। ठीक है, तो इसका बन जाएगा 1, फिर 2, फिर बन गया हमारा 4th के बाद आ गया रिपोर्ट के बाद आ गया 3rd और फिर 5th। तो ऑप्शन सी इसका आंसर यही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अम्ब्रेला ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आए थे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या क्या कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आ जाती हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी है, स्टेट बोर्ड है। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ये भी है। नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ये नहीं है, ये आती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, 1986, इसको EPA भी बोलते हैं, EPA एक्ट 1986 के अंडर आ जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, हम इसके ऊपर इन्वायरमेंट जब पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के साथ हम एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे, हर लॉ कौन से लॉ में क्या क्या आती है, कौन सी अथॉरिटी आती है, किसके अंडर कौन सी बॉडी होती है। ये एक बहुत अलग से एक टॉपिक है जिसमें आप इंडिया में कब लॉज आए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड लॉज कब आए, वाटर एक्ट कब आया, ये सारी चीज़ें, और पोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा एक्ट आया, एयर एक्ट के बारे में हम सारी चीज़ें एक के साथ एक करेंगे। और उसमें क्या होगा कि हर लॉ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके अंडर वो किसको गवर्न करता है। ठीक है, वो सब चीज़ें भी एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एज पर लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स published by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, what is the percentage of net zone area to reported area? ठीक है, to the total reported area in Jammu and Kashmir. ठीक है, net zone area से कंपेयर टू टोटल रिपोर्टेड एरिया क्या है जम्मू में। तो ये देखो नेट जोन ये परसेंटेज जो हमारी 20% से ज़्यादा है जम्मू में, अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास बनता है हमारे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ओके। अतपका बर्ड सेंचुरी ये आंध्र प्रदेश में ही है, ये हमारी आ जाती है, कोलेरू लेक है उसका पार्ट है। ठीक है जी। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। आई थिंक मैंने सही बोला वर्ड, अगर गलत बोला था वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लोकेटेड ऑन द, मतलब ये स्टडी ऑफ वर्ड्स करते थे। लोकेटेड ऑन, ये जो आइलैंड्स है इसको
चुराओ आइलैंड कहते हैं, उसका पार्ट है ये, ठीक है। अतिवेरी बर्ड सेंचुरी जो है ये भी है, ये कर्नाटका में ही है और ये पार्ट आता है मुंदगौर तालुक का, ठीक है, इसका पार्ट है ये। तो ये सारे के सारे सही हैं, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। 42 क्वेश्चन जो है, मेटल रॉड हीटेड एट वन एंड टेम्परेचर एट द अदर एंड राइजेस स्लोली ओवर द टाइम एट द सेम टाइम सील्ड ग्लास फ्लास्क फिल्ड विद वाटर इज प्लेस्ड ओवर अ फ्लेम वाट टेम्परेचर राइजेस क्विकली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। देखो मेटल रॉड को अगर हम एक तरफ से गर्म करते हैं तो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर दूसरी तरफ बढ़ता है ना, पहले एक तरफ से गर्म होने स्टार्ट होता है दूसरी तरफ बढ़ता है। और अगर हम एक फ्लास्क में पानी डालते हैं, उसको पानी रखते हैं तो धीरे धीरे उसमें पानी बॉईल होने शुरू होता है और राइज होता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं रॉड जो है, जिस रॉड में जो टेम्परेचर मूव कर रहा है यहाँ एक एंड से जहाँ से उसको हीट किया जाए, तो इसको कहते हैं कंडक्शन। और जो फ्लास्क में हो रहा है दैट इज कन्वेक्शन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज नॉट ट्रू। सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट टू सेल। देखो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता देती हूँ, उसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो ग्रैनुल्स होते हैं, ठीक है, आरएनए के एंड प्रोटीन के, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ही है जो प्रोड्यूस करता है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इम्प्रूवमेंट्स इज ट्रू। इवन विद एडवांस बॉयलर। देखो इसका भी जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। सुपर क्रिटिकल एटर सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो है वो लोग करते हैं कि जो पावर प्लांट्स होते हैं ना कुल के, वो अपनी एफिशिएंसी को हाईली अचीव कर सके, ठीक है। इसकी साइंस की एक हम अलग से डिटेल वीडियो करेंगे, फिलहाल सिर्फ मैं आपको इसके, क्योंकि बीच में कुछ आंसर्स हैं जो थोड़े रेगुलर साइंटिफिक वाले क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं या किसी किसी उसमें, तो वो मैं आंसर आपसे डिस्कस कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द इम्प्रूवमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विंड एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव बाय यूजिंग लार्जर एंड मोर एरोडायनामिकली डिजाइन। देखो ये तो मतलब सिंपल है ना, विंड एनर्जी जो है वो ऑफ कोर्स इम्प्रूव होगी ना। अगर हम अगर मैं इसमें सिंपल एग्जांपल लूँ कि जैसे विंड फार्म्स में क्या होता है, बड़े बड़े ऐसे इस तरीके से वो लगा दिए जाते हैं ना फैंस, ताकि आप एयर विंड एनर्जी को कल्टीवेट कर सको। तो जितने बड़े होंगे फैंस और जितने अच्छे एरोडायनामिकली बनाए गए होंगे तो उतना ज़्यादा ही एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज होगा ना। तो दिस इज़ एक जनरल इंफॉर्मेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 48, सीजियम जो है, देखो सीजियम जो है एक मेटल है, इसका ना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जिंक जो होता है, जिंक अगर मैं बताऊं तो एक ब्रिटल मेटल में आता है, ठीक। आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है। ग्रेफाइट जो है एक मेटल है जिसकी जो कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका ऑप्शन आ जाता है 1 का ऑप्शन सी, इसका बन जाता है ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन बताता है, दैट इज प्लाज्मोडियम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 51, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स इज नॉट करेक्ट। देखो प्लांट्स में जो मिनरल है ना वो अब्जॉर्ब होता है रूट से, देखो नॉट करेक्ट बताना है, रूट से होता है अब्जॉर्ब और वो जाता है थ्रू जाइलम, फाइलम नहीं जाइलम के थ्रू जाता है, जाइलम वेसल्स, और रीच करता है लीव्स को, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट एनिमल इज करेक्ट। अब इस ये देखो ध्यान से, पहले नॉट करेक्ट पूछा था, अब उन्होंने पूछा है करेक्ट। तो करेक्ट क्या है इसमें है, प्लांट एसिमिलेट करते हैं अमोनिया को अमीनो एसिड में और स्टोर करते हैं वेस्ट लीव्स में, बाक में और वैक्यूल्स में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिटी इज लोकेटेड नियर अ रिवर एंड ए नेचुरल
industrial area. Over time, scientists observed the following. Fish in the river showed bioaccumulation of a persistent chemical that causes neurological disorder in humans who consume them. ठीक है, बायोएक्यूमुलेशन क्या होता है पहले तो ये जानना जरूरी है. बायोएक्यूमुलेशन होता है जब एक छोटा ऑर्गेनिज्म मान लो कोई मेटल को कंज्यूम करता है या टॉक्सिक को, तो वो टॉक्सिक जैसे से इसको कोई बड़ा एनिमल कंज्यूम करेगा तो वो टॉक्सिक क्या होता है विद टाइम वो इंक्रीज़ होता जाता है. तो जब टॉक्सिसिटी विद ग्रेटर एनिमल इंक्रीज़ होती जाएगी तो उसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं. ठीक है. द एयर कंटेंट हाई लेवल्स ऑफ गैस दैट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एसिड रेन डैमेजिंग मॉन्यूमेंट्स एंड क्रॉप्स. देखो एसिड रेन में क्या होता है, एसिड रेन जो होती है जब एयर में प्रोड्यूस्ड बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं तो वो केमिकल्स क्या होता है जब बारिश होती है तो उसके साथ नीचे आते हैं और करोजन वगैरह करते हैं. तो मेजरली जो इसमें होता है दैट इज़ सल्फ़र. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इसके बीच में होता है. नेक्स्ट, सॉइल हैड एलिवेटेड हैवी मेटल कंसनट्रेशन लीडिंग टू रिड्यूस फर्टिलिटी एंड टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स. ठीक है, देखो हैवी मेटल कंसनट्रेशन से क्या होता है, ऑफ कोर्स टॉक्सिसिटी होती है और फर्टिलिटी रिड्यूस होती है. मेटल कंसंट्रेशन मतलब कि जैसे सॉइल के बीच में बार बार आप कुछ भी गंदगी डालते हो, कोई भी मटेरियल डालते हो तो क्या होता है जो मिट्टी में जैसे कोई वेस्ट फेंक दिया जाता है ना, या इवन मेटल्स फेंक दिए जाते हैं, कैडमियम वगैरह, ये जो लीचिंग इफेक्ट से क्या होता है प्लांट्स के अंदर वो चला जाता है, जिससे क्या होता है प्लांट्स के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाती है और प्लांट्स की क्या होती है फर्टिलिटी भी कम हो जाती है. ठीक है, ओके. तो इस ऑन द बेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इसको बताना है कि कौन सा आंसर किसके साथ मैच करता है. ठीक है, तो देखो बायोएक्यूमुलेशन किससे है, मेटल दैट इज मरकुरी. ठीक है, मरकुरी का आ गया बायोएक्यूमुलेशन. सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एसिड रेन हम देख लिया है. और लेड जो है वो क्या कहता है प्लांट्स में टॉक्सिसिटी करता है. हैवी मेटल, लेड जो है एक हैवी मेटल है. तो इसका ऑप्शन 1A, B2, ऑप्शन ए ही सही है इसका. ठीक है, नेक्स्ट आ गया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉक, फ्रॉग, स्नेक. अगर एनर्जी इसमें होती है किलो जूल में तो एनर्जी अवेलेबल टू द प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगी. पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी कंज्यूमर क्या है और ये जो फूड चेन है वो कैसे. देखो पहले इसको, ये जम्बल्ड फूड चेन है. ठीक है, क्वेश्चन में ही लिखा है जम्बल्ड फूड चेन है, इसे डायरेक्ट ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट उस पर जंप नहीं करना है. ओके, सबसे पहले फूड चेन कैसे स्टार्ट होगी, ये ग्रास फूड चेन कैसे, सबसे पहले ग्रास होगा, ग्रास को कंज्यूम करेगा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के बाद आ जाएगा फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आ जाएगा स्नेक, स्नेक के बाद आ जाएगा हॉक. ठीक है, तो ये दिस विल बी प्रोड्यूसर, दिस विल बी प्राइमरी कंज्यूमर, दिस विल सेकेंड, दिस विल कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और ये आ जाएगा फिर क्वार्टनरी कंज्यूमर. ठीक है, तो ग्रास में आ गया. ठीक है, अब देखो अब इसमें इन्होंने बताया प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा, जो एनर्जी यहाँ से जाएगी दैट विल बी 10 किलो जूल. ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट 10 किलो जूल. ओके, क्वेश्चन नंबर 55, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ओजोन डिप्लीशन एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, ओजोन डिप्लीशन, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है. सही, CFCs डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ओजोन को और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को, ये करेक्ट है स्टेटमेंट. ओजोन डिप्लीशन डायरेक्टली कॉज करते ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते ओजोन मॉलिक्यूल्स. रिड्यूसिंग CO2 emission alone can fully restore the ओजोन लेयर. ठीक है, इसके ऑप्शंस में से ए ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है. एलोन CO2 को, अकेले CO2 को हम रिड्यूस करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीथेन वगैरह बाकी गैसेस भी हैं. ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेज डायरेक्टली नहीं डिस्ट्रॉय करती मॉलिक्यूल्स को. ओजोन डिप्लीशन डायरेक्टली कॉज नहीं करता ओजोन ग्रीन हाउस इफेक्ट को. ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट विद पाइसम सैटिवम. ठीक है, इसमें क्या नहीं था, इसमें फ्लावर की शेप नहीं स्टडी की थी इसने. ठीक है, नॉट स्टडीड है. ओके, देखो ये मेंडल का एक बड़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो पी प्लांट के साथ करता है. उसमें उनके पी प्लांट की हाइट, उसके फिर जो पी पॉट्स होते हैं, ठीक है, उसमें उनका शेप, उनका कलर वगैरह को देखता है और हाइब्रिड क्रॉसिंग वगैरह करके देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, उससे रिलेटेड है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, अली वॉज ब्रीडिंग 2 पाइसम स्टेवियम प्लांट्स फॉर बीइंग
for plant height and seed shape, he noticed the following in the offspring. All plants were tall. Seed shape ratio 3 round and 1 wrinkle. How many possible out combinations genotypes could possibly result? इसमें क्या हो सकता है? इसका आंसर एक तो 2 है, इसका आंसर है 2. ठीक है, मतलब ये जैसे आता है ना कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दो तरीके के आ जाते हैं, रिजल्ट्स बनते हैं. ठीक है, ये आ जाता है कि जैसे प्लांट्स जो हैं, अब इसके टॉल प्लांट्स जैसे टी और टी आ जाएगा हाइट को लेकर. ठीक है, फिर राउंड हो जाएगा. ठीक है, राउंड एंड रिंकल्ड. तो इस तरीके से क्रॉस बनता है. ठीक है, जैसे टी टी आ गया, राउंड और रिंकल्ड है, तो इस तरीके से क्रॉस बनता जाता है. टी के साथ आर आ जाएगा, फिर टी के साथ डब्ल्यू हो जाएगा. इस तरीके से एक टेबल बनता है. ठीक, मेंडल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली है ये. ओके, Raghav is trying to understand when plant cell are haploid or diploid. Haploid मतलब single, diploid मतलब 2 number. During sexual reproduction, which of the following statements is correct? ठीक है, कौन सा statements में से correct है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. The microspores and megaspores are haploid. Cells formed after meiosis and fertilization restores the diploid number in the zygote. ठीक है जी, देखो होता क्या है जब सेल जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पहले 2 नंबर होते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जैसे XX और XY, तो पहले दो नंबर में से पहले एक X और यहाँ से जैसे X और Y आ गया और फिर ये मिलके XY फिर से डिप्लॉइड बन जाता है. ठीक है, Raghav was confused about how plant reproduce asexually. His teachers explained methods like budding and fragmentation, but Raghav wasn't sure how to tell them apart. Which of the following best distinguish the two processes? ठीक है, in a budding, small protrusion forms on the plant, on the parent, and may stay attached before detaching, while in fragmentation parents break into pieces and each piece grows into a new organism. देखो ये अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो प्लांट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे बड बनता है और बड बनता है और धीरे धीरे उसमें से रूट्स निकलती हैं, और जब रूट्स निकल जाती हैं उसके बाद ब्रेक करके आप इसको निकाल कर अलग से ग्रो कर सकते हैं किसी भी गमले में या कैसे. तो उसको कहते हैं बडिंग का प्रोसेस. ठीक है, ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द ऑर्गेनिज्म विद इट्स क्लासिफिकेशन ग्रुप. ठीक, ओके. रोज मोनो, ये गलत है. ये डाइक्लोराइन, ये होता है डाइकोटाइलिन. ठीक है, और फ्रॉग का जो है एम्फीबियन, फ्रॉग तो एम्फीबियन ही होता है. मैंगो जो है वो जिम्नोस्पर्म नहीं होता है, वो एंजियोस्पर्म होता है. ठीक है, और शार्क जो है वो फिश की कैटेगरी में आती है, रेप्टाइल की कैटेगरी में नहीं आती. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ओनली ऑप्शन 2. ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग बुक्स टेक्स्ट विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स. ओके, ये जीएस का क्वेश्चन हिस्ट्री पार्ट से आया हुआ है. ठीक है, मेजर बुक्स हैं जैसे ये दोनों बुक्स तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं. वॉइस ऑफ इंडिया जो दादाभाई नौरोजी ने लिखी है, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है आर सी दत्त ने लिखी है. बाकी जहाँ कंफ्यूज हो सकते हो दैट इज़ अनहैप्पी इंडिया. ठीक है, ये लिखी है लाला लाजपत राय ने, और इंडिया डिवाइडेड लिखी गई है राजेंद्र प्रसाद ने. ओके, तो इसमें आता है ए का बी और वन का बी और 2 का ए, 3 का डी. तो इसका आंसर ऑप्शन सी बन जाता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. केप ऑफ गुड होप्स, ये इनिशियल डिस्कवरर्स के हिसाब से के नेम है, डिस्कवरर्स जो थे और जो इन्होंने डिस्कवरी करी है. ठीक है, केप ऑफ गुड होप ये आ जाएगा हमारा वास्को डी गामा. केप ऑफ गुड होप जो है वो अफ्रीका के नीचे वाला जो एरिया है उसको पूरे घूम के जब हम आते हैं तो इधर इस बिल्कुल जो पॉइंट है लास्ट वाला, इस पॉइंट के पास जो एरिया है इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप. ठीक है, सोलर सिस्टम किसने किया था? सोलर सिस्टम केपलर ने ही किया है. ऑस्ट्रेलिया को जेम्स कुक ने किया था डिस्कवर, इसलिए जेम्स कुक आइलैंड भी है एक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये इकोनॉमिक्स में से है ये क्वेश्चन, IMF ने दिया है रिगार्डिंग IMF, और इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है. ओके, ऑल राइट. फर्स्ट, एवरी मेंबर कंट्री हैज़ एन इक्वल वोटिंग पावर रिगार्डलेस ऑफ इट्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, क्या कह रहा है? हर मेंबर का इक्वल वोटिंग पावर होता है. ऐसा नहीं होता है. IMF में जो वोटिंग होती है वो बेस्ड ऑन कोटा सिस्टम आती है. ठीक, तो मतलब ये इनकरेक्ट हो गया. ओके,
IMF created special drawing rights as an international reserve asset in 1969. ठीक है, ये सही है. SDR मतलब उनके राइट्स होते हैं कि जिसके ऊपर उनका कोटा सिस्टम बेस्ड होता है, तो ये सही है. प्राइवेट एंटिटीज एंड इंडिविजुअल कैन ऑल्सो होल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स. ये प्राइवेट कंपनीज नहीं कर सकती, प्राइवेट एंटिटीज़ नहीं, बल्कि सिर्फ मेंबर्स होल्ड करते हैं. ठीक है जी, तो इसलिए ये भी गलत हो गया. तो इसका आंसर आता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है तो 1 and 3. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस मिशंस आर सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय इसरो टू डेवलप एंड डिमॉन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी नीड्स फॉर द डॉकिंग एंड अनडॉकिंग ऑफ 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट इन अ लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट. ओके, ओके, ये आ गया हमारा साइंस एंड टेक पोर्शन में से क्वेश्चन है. स्पेस मिशंस कौन से हैं जो सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे इसरो ने, जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं टेक्नोलॉजी, जिसमें डॉक मतलब डॉक करना और अनडॉकिंग करना दोनों किए हैं लो अर्थ ऑर्बिट में. ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं ये मिशन किस किस से रिलेटेड है. देखो आदित्य L1 में जो है वो सोलर मिशन है, सोलर से रिलेटेड है. ठीक है, और निसार आ गया हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन के. ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है ये. ठीक, गगनयान मिशन आ जाएगा जो ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट के लिए था, ह्यूमन की फ़्लाइट थी, जो ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट नहीं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रिलेटेड है. और स्पेडेक्स जो है वो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, दिस इज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. तो इसका आंसर ऑप्शन डी है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड पद्मश्री फॉर हिज सोशल वर्क. ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इनका नाम है ब्रिजलाल भट्ट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2019 following the 2019 reorganization, while the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir can legislate on state matters, which of the following subjects are exclusively reserved for union government unlike the other states. इसमें से कौन से, देखो हमारे जो है ये पॉलिटी से पहले तो ये टॉपिक पॉलिटी से लिया है. और दूसरी चीज़ जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पता होगा 3 लिस्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, एक है यूनियन लिस्ट, एक आती है स्टेट लिस्ट, और एक आ जाती है कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है जी, स्टेट लिस्ट जिस पे सिर्फ स्टेट बना सकती है, यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं. ठीक है, रूल्स ऑलराइट लॉज बना सकते हैं. तो इसमें जो अभी रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंडर नहीं है जो, दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस. ओके, ठीक है. अब आपने देखा होगा ये चला गया है होम में, पुलिस जो डायरेक्ट होम में है, होम के अंडर से रेगुलेट होती है. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चिनाब. चिनाब की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं. देखो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए रिवर्स उनकी ट्रिब्यूटरी है किस किस की. देखो उज जो है, उज नदी जो है वो रावी की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, मरसुदार जो है ये चिनाब की है, नीरू भी चिनाब की है, अंस भी चिनाब की है, और तवी भी चिनाब की है. तो इसका खाली सेकंड नहीं है, बाकी सब है. तो सेकंड थर्ड फर्स्ट नहीं है, बाकी सब है. तो सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ. ठीक है, नेक्स्ट मैच करना है कश्मीर के सुल्तान को और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, या टाइटल जो भी है. ये जैन के हिस्ट्री से टॉपिक लिया गया है. ओके, शमसुद्दीन शाह मीर डायनेस्टी से हैं ये, और इन्होंने क्या किया था, एस्टेब्लिशमेंट किया था सल्तनत का 1339 CE में. ठीक है, ये करेक्ट है. ठीक है, सिकंदर बुतशिकन ने कंस्ट्रक्ट किया था जामा मस्जिद श्रीनगर में 1394 में. यूसुफ शाचक लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर जो कश्मीर के थे वो यही थे. ठीक है जी, तो ये तीनों सही हैं. इसका ऑप्शन आता है ए का 1, सेकंड का बी, तो ये आ गया ऑप्शन सी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, व्हाट इज़ द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया. ठीक है, हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है जम्मू एंड कश्मीर का 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, तो वो करीबन 40% के पास है, तो 39.15%. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट. ओके, ये जो अभी रिसेंटली बना है प्रोजेक्ट, इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर अनीज खड इन द प्रोजेक्ट. येस, द आइकॉनिक 13-15 मीटर लॉन्ग चिनाब ब्रिज इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज. ये तो आपको पता ही होगा, ये हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज बना है, 359 मीटर के ऊपर है ये.
ठीक है जी, इसका ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज़, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये हो चुके होंगे, आई थिंक वीडियो अपलोड हो गई है तो आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, फॉलोइंग